नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। डॉक्टर सुमनवीर सिंह आपको स्वागत करते हैं ज्ञान सागर की क्लास में। और हमारा आज का विषय, जैसे मैंने कल बताया था, आज का विषय है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो SIR की जा रही है, सघन गहन जांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, जो रिवीजन हो रहा है वो वोटर लिस्ट का हो रहा है। मतदाताओं की जांच हो रही है, कौन जो है मौके पे मौजूद है, कौन यहाँ से जा चुका, कोई फर्जी वोटर तो नहीं है। तो इसकी गहन जांच चली हुई है। कुछ राज्यों में पहले हुई थी, उत्तर प्रदेश 2025 में हुई थी, बिहार, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, यहाँ पे ये हो चुकी और वहाँ इलेक्शन हुए। अब ये देश के बाकी हिस्से में, हरियाणा में, दिल्ली में वगैरह में चली हुई है, राजस्थान में। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे ये क्या है। और इसके लिए एक ये प्रपत्र है, ये BLO सबको जो है सबके घर वितरण करने का उनका काम है, और उसको भरवाने की भी जिम्मेवारी BLO की ही है। लेकिन अमूमन ऐसा हो नहीं रहा। जो भी है वो अपना जैसे तैसे जो वोटर हैं वो फार्म कलेक्ट करते हैं और उसको उनकी ही अपनी बुद्धि होती है जिससे वो उसको भरें। कुछ BLO बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भरवाने में भी उनकी मदद कर देते हैं, वरना आपस की पूछताछी से ही वो लोग भर रहे हैं। तो मैंने देखा कि इसकी जो है काफ़ी इसमें माथापच्ची का काम है। बहुतों को समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल अंग्रेज बहुत हैं, वो यही नहीं जानते कि रिश्तेदार का नाम क्या है। क्योंकि उन्होंने कभी ना तो वे जमीन पे गए, ना उन्होंने धरातल में देखा, ना कभी वोटर लिस्ट उन्होंने खंगाली, ना कभी वोट की पर्ची बनाई। जिसने बूथ पे काम करा है, जिसने चुनाव के दौरान में वहाँ बैठ के पर्चियाँ बनाई हैं, उसको सारी जानकारी होती है। लेकिन जो टाइम पे वोट भी नहीं देते, वो क्या जाने, वो नहीं जानते कुछ भी इस बारे में। तो इसलिए उनकी सहूलियत के लिए और देश में ये सही तरीके से हो, ये हमारा सबकी जिम्मेवारी है। इसलिए मैंने जो है ये सारा कुछ जो है जो इस फॉर्म में होता है, इसको भी मैं बैठ के समझाऊंगा। और इसकी सारी की सारी डिटेल मैंने यहाँ पे जो है उतार ली है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म में लिखा हुआ होगा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र। यहाँ पे नाम दिया होगा नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ BLO। वहाँ भी यहाँ पे BLO का नाम होगा और उसका जो है कॉन्टेक्ट नंबर होगा, मोबाइल नंबर। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। मतदाता का नाम रहता है, वो मतदाता का नाम, उसका जो करंट की डिटेल जो यहाँ पे रहती है वो होती है जो मतदाता की करंट की वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है, उस जैसा उसका नाम लिखा रहता है वही यहाँ नाम आएगा, मतदाता का नाम। और जो फोटो पहचान पत्र उसका रहता है, उसमें एक संख्या लिखी रहती है, उसको बोलते हैं इपिक संख्या। और नीचे उसका एड्रेस लिखा रहता है। उसी मतदाता जो सूची होती है उसमें उसका पूरा डिटेल रहती है, हाउस नंबर लिखा रहता है। और वो जो फोटो पहचान पत्र के पीछे की तरफ एड्रेस लिखा रहता है, वो ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा हुआ प्रपत्र पे लिखा हुआ रहता है। वो करंट डिटेल रहती है, जो फोटो पहचान पत्र मतदाता के पास में है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी रहती है। अब बात आती है इसके दूसरे वाले हिस्से में। यहाँ पे लिखा रहता है क्रम संख्या। क्रम संख्या का मतलब है कि जहाँ पे वोटर की सूची में, मतदाता सूची में जिस संख्या पर नाम लिखा रहता है उसको बोलते हैं क्रम संख्या। दूसरा नाम आता है भाग संख्या। भाग संख्या बोलते हैं हर जो बूथ है उनको, उनका जो है नाम रहता है, उनकी संख्या रहती है, उस बूथ संख्या को बोलते हैं यहाँ पे
भाग संख्या। उसके बाद में यहां पे नीचे जो है लिखा रहता है विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र का नाम, तो मैंने शॉर्ट में एसी और पीसी लिख दिया है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम। नीचे राज्य लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे एक क्यूआर कोड बना हुआ रहता है और यहाँ पे उसी में ही जो वोटर लिस्ट में फोटो चिपका रहता है वो यहाँ पे फॉर्म में छपा हुआ आता है। और एक करंट जो फोटो आज के समय की जो स्थिति में जो फोटो मतदाता के है वो यहाँ पे लगाना होता है। अब इसके यहाँ पे जो है हिस्से बने हुए हैं 1, 2, 3, 4। तो इन हिस्सों को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो पिछला हिस्सा है जो पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, वो डिटेल यहाँ पे रहती है, उसको बताऊंगा मैं। और पिछले एसआईआर में उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है। अब ये दो क्या चीज हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये समझनी बहुत जरूरी है, वरना बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। कहने का मतलब हुआ कि इससे पहले, अब जो एसआईआर हुई है, इससे पहले भी देश में एसआईआर हुई उस राज्य में। तो हरियाणा में 2002 में पिछले एसआईआर हुई थी, बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में 2003 में हुई थी। ऐसे ही हर राज्यों में जो है आगे पीछे 2003 में, कहीं 2004 में हुई है, तो वो चलती रहती थी। और ना कोई हू हल्ला होता था, जैसे राजनीति आज के समय में थूक फेंका जा रहा है, राजनीति करी जा रही है विपक्ष के द्वारा, वो ऐसी राजनीति पहले नहीं होती थी। तो अब पिछले जो मतदाता सूची होती है उसमें जो एसआईआर हुई थी, जिसकी उम्र मतदाता की 40 साल, आज के समय 40 साल से ज्यादा की है, वो पिछले एसआईआर के समय में जरूर मतदाता सूची में उनका नाम होगा। तो ये जो मतदाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ नाम है, उसका पिछले मतदाता सूची में भी नाम जरूर होगा। अगर उसका पिछले मतदाता सूची में नाम है जो एसआईआर हुई थी, तो वो इंटरनेट पे उपलब्ध है और उसकी जो वेबसाइट है वो चुनाव, भारत निर्वाचन आयोग की जो चुनाव की जो वेबसाइट है उससे वो मिल जाती है। आप गूगल पे टाइप करेंगे पिछले साल की एसआईआर, राज्य का नाम लिख देंगे तो अपने आप वो वेबसाइट आ जाती है और आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको जो भी उसमें नाम उसमें दिया रहता है कि कौन से राज्य की आप मांगना चाहते हैं, तो आप उसमें जैसे डालेंगे तो उस राज्य का नाम आ जाएगा। दोबारा जब वो राज्य का नाम आ जाएगा तो मांगेगा कौन से ज़िले की आप मांगना चाहते हैं, तो ज़िले का नाम आप एंटर करेंगे। ज़िले का नाम एंटर करने के बाद में आपको वो पूछेगा कि इस ज़िले की कौन सी असेंबली की आप जो है विधानसभा क्षेत्र की आप एसआईआर की लिस्ट मांगना चाहते हैं। तो आप जैसे ही उसका भर देंगे तो फिर उसमें उस विधानसभा क्षेत्र के जितने भी बूथ हैं उनकी मतदाता सूची की डिटेल उसमें आने लगती है। आपको जोन से बूथ की चाहिए, आप अपने बूथ को तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत से ऐसे महानुभाव हैं जो बूथ संख्या कोई नहीं जानते, तो वो आप अपनी जो आज के समय की मतदाता सूची है जो उसमें डिटेल दे रखी है उसमें से बूथ संख्या पता करके उसमें जब डालेंगे तो उसमें आपकी पूरी एसआईआर जो कि बूथ की वोटर लिस्ट है वो मिल जाती है। और उस वोटर लिस्ट को जब खंगालेंगे, जो आज के समय में आपका मकान नंबर है, अगर आपने वही उसी एसआईआर में है तो उसी मकान नंबर को आप ढूंढेंगे तो आपको, क्योंकि क्रम संख्या तो उसकी बदल जाएगी लेकिन मकान संख्या वही रहती है,
वो उस मकान संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो वो आपको वोटर लिस्ट में नाम पा जाएगा पूरे फैमिली का, जिन जिन की भी आपके रिश्तेदारों की है। अब उस डिटेल के बारे में इसमें बताया जाता है मोटा मोटी, अभी पहले भर के भी बताऊंगा मैं, तो पहले समझा दूं कि क्या मतलब है इसका। तो इसमें जब वो SRI की पिछली जो वोटर लिस्ट की जब आपको निकल के आ जाएगी तो उसमें सबसे पहले उस मतदाता का नाम आएगा। जैसे यहाँ पे मतदाता का नाम है वो आपको भरा जाएगा। ये उनके लिए भरना है जिनकी SIR में, पिछली SIR में भी नाम है, तो वो यहाँ अपना नाम भरेगा और अपनी इपिक संख्या लिखेगा। क्यों, कभी कभार ऐसा हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि जो इपिक संख्या ये है वो ये नहीं हो सकती, तो बीच में मान लो उसका फोटो पहचान पत्र हो गया या उसके वोटर लिस्ट में से नाम डिलीट हो गया और उसको पता पड़ी तेरा नाम कट गया है, तो दोबारा से वो जो है अपना दूसरा वो फार्म भर के अपने वोट बनवाता है। तो उस दौरान उसकी जो इपिक संख्या है उसमें चेंज होने की संभावना होती है, वो चेंज हो जाती है कि वो फोटो पहचान पत्र की जगह दूसरा जब वो जो बनवाएगा तो उसमें दूसरी वोट बनवाएगा उसी बूथ नंबर पे, तो उसका इपिक संख्या चेंज हो सकती है। तो आज की जो इपिक संख्या है जरूरी नहीं है, अगर किसी ने फोटो पहचान पत्र दूसरा नहीं बनवाया तो वही इपिक संख्या रहेगी जो आज के समय की है, वही 2002 के समय में भी रह पाएगी। दूसरी बात आती है इसमें रिश्तेदार का नाम। तो बहुत से जो अंग्रेज महानुभाव हैं उनको जो है पढ़े लिखे तबके के जो हैं, जो अपने आप में बड़े बड़े महारथी मानते हैं, वो ये रिश्तेदार के नाम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। रिश्तेदार का नाम का मतलब होता है जो मतदाता का नाम है उसका जो रिश्ते में जो वो अपने नाम के पीछे लगाता है, जैसे पिताजी का नाम, तो जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पे आएगा रिश्तेदार का नाम। अगर यहाँ महिला है तो यहाँ पे उसके रिश्तेदार का नाम यहाँ पे आएगा पति का नाम। तो वोटर लिस्ट में नीचे की साइड में, हर पेज के नीचे की साइड में वोटर लिस्ट में इनके रिश्तेदार के नाम को डिफाइन करा हुआ रहता है कि पी का मतलब पति, दूसरा पी का मतलब पिता, ऐसे ही ये यहाँ पे लिखे रहते हैं। रिश्तेदार के नाम में जो मतदाता का पिता का नाम है वो यहाँ लिखा जाएगा, और महिला है तो उसके पिता का, पति का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर उस समय पे वो महिला जो है शादीशुदा नहीं थी तो यहाँ पे उसके पिता का नाम पाएगा। अब आएगा यहाँ पे संबंध क्या है, उस रिश्तेदार से यहाँ पे लिखेगा पिता का संबंध है, पिता है रिश्तेदार का, यहाँ पे लिखा जाएगा संबंध क्या है, पिता होगा। अगर वो महिला है और यहाँ पे पति का नाम उसमें लिखा हुआ तो यहाँ लिखेगी पति। इसके बाद में लिखा जाएगा जिला, जो SIR जो हुई थी वो कौन से जिले की थी, जिले का नाम आएगा। इसके बाद में राज्य का नाम लिखा जाएगा, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का जो वोटर लिस्ट होती है जिसमें SIR लिखी होती है तो उसमें उसका नाम सबसे पहले लिखा रहता है कि जो उनसे जिले की वो वोटर लिस्ट है तो उसमें यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा रहता है। वो उसके जिले के हिसाब से जो विधानसभा क्षेत्र होती है तो यहाँ पे लिखेगा विधानसभा क्षेत्र की नाम, यहाँ पे नाम आ गया। फिर हर विधानसभा क्षेत्र की एक संख्या होती है वो वोटर लिस्ट में लिखी हुई रहती है, तो यहाँ पे वो संख्या लिखी जाएगी। अब उसका जो बूथ नंबर रहता है उस बूथ नंबर अलग रहता है। ये भाग संख्या रहती है जो वहां का जो जहां वोट डलती है उसका यहां पे संख्या रहती है। हर जो पोलिंग स्टेशन होते हैं, पोलिंग स्टेशनों के भाग संख्या यहाँ पे रहती है, और उस पोलिंग स्टेशन में भी बूथ रहते हैं। उन बूथों के अलग अलग रहते हैं, किसी में 40, 39, और लेकिन भाग संख्या वो पूरी की पूरी की एक ही रहती है। उसके बाद में ये क्रम संख्या होती है। क्रम संख्या का मतलब है जहाँ पे ये मतदाता की सूची में नाम है वो क्रम संख्या यहाँ पे लिखी जाएगी। तो क्या क्या लिखी जाएगी,
असेंबली संख्या उस वोटर लिस्ट पे लिखी रहती। मैं वोटर लिस्ट है मेरे पास में, मैं बाद में समझाऊंगा। वो यहाँ लिखी जाएगी। उसके बाद में भाग संख्या लिखा जाएगा और क्रम संख्या, जहाँ वोटर का डिटेल का नाम है, डिटेल लिखी रहती है उसकी, क्रम उसकी वोटर का, तो उसकी क्रम संख्या रहती है। तो ये वो कॉलम है, उसको भरना है जिनका SIR, पिछली SIR में भी नाम है। एक ये दूसरा कॉलम है, इसके बगल में ही है फॉर्म के। इसमें क्या है कि इसमें जो जिनकी SIR में, पिछले SIR में नाम नहीं है, उनके रिश्तेदार का नाम, या उस समय पे ये मान लो वोटर नहीं बना है और ये इसकी उम्र वोटर लायक नहीं है, लेकिन इनके पिताजी की थी, या इस जो मतदाता, ये मतदाता है, ये कोई किसी की पत्नी है और उसकी शादी होके यहाँ पे वोट बनी, लेकिन उसकी जो SIR हुई वो मान लो दूसरे राज्य से है, तो उसके दूसरे राज्य में जो उसके रिश्तेदार हैं उनका SIR भी जरूर हुई होगी, तो उनके रिश्तेदार का विवरण यहाँ पे भरना होता है। अगर किसी की यहाँ पे कोई पुत्र है किसी का और उस समय पे वोट नहीं बनी थी, तो उसके यहाँ पे उस राज्य में जो पिछली SIR हुई होगी उसमें उसके पिताजी की, पिताजी नहीं है तो दादा की होगी, दादा नहीं है दादी जरूर होगी, दादा दादी दोनों गुजर गए उस समय पे, तो उनकी माँ का नाम जरूर होगा। अगर माँ का नाम, माँ भी उसकी मरी हुई है मान लो, तो उसके परिवार के और सदस्य हैं, चाचा हैं, ताऊ है, उनके नाम जरूर होंगे, या उसका बड़ा भाई है कोई, उसका नाम जरूर होगा। तो उनकी डिटेल यहाँ पे भरी जाती है। तो यहाँ पे मान लो कोई महिला है और उसकी यहाँ पे SIR जब हुई थी, वो जब शादी होके आई, उनकी वोट तो बन गई, लेकिन उस SIR में उसका नाम नहीं था, तब क्या होगा? तो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने दे रखी है, पूरी छूट दे रखी है कि भाई जहाँ पे तुम्हारे पिताजी उस समय पर रहे होंगे, जहाँ से तुम्हारा लिंक है, उस जिस राज्य से जहाँ तुम पैदा हुए हो, उस गांव की जो डिटेल है SIR की, जो पिछले SIR हुई थी, उसकी डिटेल भरनी है। तो यहाँ पे नाम किसका आएगा? जो भी मतदाता यहाँ पे नाम लिखा हुआ उसके पिताजी का सबसे पहले नाम आएगा, ढूंढा जाएगा पिताजी का। मान लो पिताजी उसका नहीं है, मर गया पहले ही बचपन में, तो उसकी माता का नाम ढूंढा जाएगा। मान लो माता भी मर गई, तब क्या करेंगे? तो उसके जो दादा हैं, मान लो दादा जिंदे हो, ऐसा तो थोड़ी है पूरे कुंडवे पे ही मेड़ा फिर गया, तो उसके दादा के डिटेल आएगी, तो दादा का नाम आएगा यहाँ पे। अगर दादा भी मरा हुआ है तो दादी तो जिंदी है, तो दादी का आएगा। अगर दादी भी मर गई तो उसका कोई ताऊ तो होगा, ताऊ का यहाँ पर डिटेल आएगा। तो सबसे पहले हम पिता के हिसाब से भरते हैं, तो जो भी मतदाता था उसके यहाँ पिता का नाम लिखा जाएगा। उस SIR के समय पे उसकी इपिक संख्या मान लो वोटर लिस्ट में है तो लिख दी जाएगी, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। अब रिश्तेदार का नाम, जो ये नाम है उस रिश्तेदार का नाम, क्योंकि अब फिर कंफ्यूजन वाली बात आ रही है यहाँ पे, तो जो फार्म भरने वाले यहाँ भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और BLO भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा BLO भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी यहाँ वहाँ गाने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या रहा, उसका नाम आएगा, नाम के बाद में उसके रिश्तेदार का मतलब है, मान लो यहाँ पे कोई आदमी है तो उस आदमी के पिता का नाम यहाँ लिखा जाएगा, पिता का नाम लिखा जाएगा। इस आदमी का इस रिश्ते जो भी नाम लिखा गया उससे संबंध क्या था, तो यहाँ पे मान लो मोहन है, मोहन के पिताजी श्याम हैं, तो श्याम से संबंध क्या है? पिता का संबंध है। अब पिता हो गया, संबंध खंगल गया। उसके बाद में ये जिला लिखा जाएगा, कौन से जिले का था भाई वो डिटेल, और उस राज्य का नाम लिखा जाएगा। उस राज्य में कौन सी विधानसभा क्षेत्र थी उसका नाम लिखा जाएगा, और उस विधानसभा की कौन सी संख्या थी उसका नाम लिखा जाएगा। उसके कौन सा पोलिंग स्टेशन था उसका नाम लिखा जाएगा।
और उसके बाद में यहाँ पे जो क्रम संख्या है उसकी वोटर लिस्ट में नाम के किस क्रम संख्या पे था वो लिखा जाएगा। तो ये दो मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद में तीसरा कॉलम है नीचे की तरफ, उसमें दो हिस्से बने हुए हैं। एक हिस्से में तो जिसका नाम, जिसकी जो चीज पूछी गई है उसके लिए दूसरे कॉलम में वो उसके लिए कॉलम बने हुए हैं। एक में तो नाम लिखा हुआ है कि भाई जन्म तिथि है, तो जन्म तिथि के कॉलम दूसरे खाने में यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है और उसमें जो है इधर की साइड में वो लाइन बनी हुई रहती है। जन्म तिथि यहाँ पे उसकी किसकी जन्म तिथि पूछी गई है, इस मतदाता की जन्म तिथि पूछी गई है। अब ये क्यों पूछी गई है इसमें, वो ये पूछी गई है ताकि ये जब उसने मतदाता ने अपना नाम डलवाया था, दर्ज करवाया, तो उससे मैच इसकी हो रही है या नहीं हो रही है, तो यहाँ जन्म तिथि यहाँ पे पूछी जाएगी। उसके बाद में उसकी आधार संख्या, ये वैकल्पिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है वैकल्पिक है, तो ये कोई दे या ना दे मर्जी है, वैकल्पिक है। लेकिन अमूमन क्या है, हमारे भारत में सभी आधार संख्या भी लिख देते हैं, मर्जी उनकी वो है कि भैया कभी ऐसा ना हो इतनी वोट कट जाए। और चुनाव आयोग तो चाहता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधार नंबर भी मिल जाए ताकि फोटो मतदाता की जन्म तिथि आधार से भी मैच हो जाए और उसके मोबाइल नंबर भी मिल जाए हमको। तो वो कहाँ पे मान लो है, वो उसकी जो बाद में AI से जो है मालूम करते हैं कि इसकी और कहीं वोट तो नहीं है भाई। तो आधार संख्या मिल गई चुनाव आयोग को, जन्म तिथि यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे में आधार नंबर लिख दिया, तीसरे में मोबाइल नंबर, ये जरूरी है मोबाइल नंबर, क्यों, उसको नोटिस भेजा जाएगा तो वो व्हाट्सअप कर दिया जाएगा, उस पर जो भी डिटेल आगे मांगी है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। इसमें पीछे लिखा हुआ है पिता या अभिभावक का नाम, तो जो मतदाता है उसके यहाँ पिता का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में पिता की इपिक संख्या लिखी जाएगी। फोटो पहचान पत्र में जो रहती है ये भी है कि हो तो लिख देगा, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बचपन में उसके पिताजी की वोट कट गई हो तो वो कहाँ से लिखेगा, नाम लिख देगा। फिर माता का नाम है, माता का नाम लिखा जाएगा। माता की अगर जो है उसकी माँ की फोटो पहचान पत्र है तो उसकी डिटेल लिखी जाएगी। अगर उस मतदाता की शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी की भी वोट बनी हुई है तो पत्नी का नाम आएगा। अगर मतदाता पति है तो उसकी पत्नी का नाम आएगा, उसकी फोटो पहचान पत्र की संख्या लिखी जाएगी। अगर यहाँ पे वो कोई पत्नी है तो पत्नी के यहाँ पर पति का नाम आएगा और उसकी फोटो पहचान पत्र संख्या यहाँ लिखी जाएगी। इसके बाद में नीचे की साइड में फार्म में यहाँ पे कोने में मतदाता के हस्ताक्षर होने और यहाँ पे दो तीन लाइन लिखी हुई हैं, उसमें ये लिखी गई है कि जो भी डिटेल मैंने भरी है ये मेरे जानते समझते बिल्कुल सही है। अगर इसमें कोई त्रुटि निकलती है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मैं कोई घपला कर रहा हूँ तो मेरे पे मुकदमा चल सकता है और मुझे 1 साल की सजा भी हो सकती है। वो घोषणा करता है, घोषणा के बाद में वो साइन करता है। जो अनपढ़ हैं वो बाएं हाथ का अंगूठा लगाते हैं और नीचे BLO भी ये कहता है कि मेरी समझ से जो भी इसने डिटेल प्रस्तुत करी है मैंने वो देख ली है और मैं मेरे इस डिटेल को मैं वेरीफाई करता हूँ कि भाई इसने जो डिटेल भरी है ये इसने जो बताई है वो यहाँ में भरी है मैंने और मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। और वो अपना यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करता है, तिथि लिखता है कि कौन से डेट में ये जो हुई। उसके बाद में ये दो इनकी एक जो वो मतदाता है उसके ये 2 फॉर्म बने हुए हैं। एक को तो वो रिसीव करके मतदाता के हाथ में दे देगा और दूसरे को वो जो है अपने कलेक्ट करके ले जाएगा या आपको वहाँ उस तक उसके घर तक पहुँचाना होगा, जो भी दफ्तर उसका बना हुआ है जहाँ भी है। अमूमन तो वो स्वयं ही कलेक्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि ये भारत देश है और भारत देश में ऐसा होता नहीं है कि जो भी सरकारी मुलाजिम हैं वो बार बार आपके घर में चक्कर काटे। वो एक जगह ठेया बना लेते हैं और वो एक दूसरे तू वहाँ मैं यहाँ रहती है, अरे फलाने जगह पर BLO साहब बैठे हैं, वो जाके उनको फार्म दे देते हैं। वो आपके लेते हुए की फ़ोटो भी खींच सकते हैं। उसके बाद में अब बात आती है कि इसके साथ में लगेगा क्या क्या।
तो उसके लिए जो आपको SIR का फॉर्म मिला, उसके पीछे की साइड पलट के देखेंगे तो उसमें जो है उनकी पूरा विवरण लिखा हुआ है कि कहाँ से SIR की आपको लिस्ट मिलेगी, उसकी वेबसाइट भी लिखी हुई है, और क्या क्या आपको लगाना हो तो सबसे नीचे की साइड में उसमें डिटेल लिखी हुई है। तो अब इसके साथ में क्या क्या लगेगा, एक तो फोटो लगेगा करंट का, दूसरा जो हमने SIR की जो डिटेल भरी उसकी डिटेल की फोटो कॉपी जो है वो भी प्रपत्र के साथ में लगेगी, आपको लगानी है, क्योंकि उसी के हिसाब से वो वेरीफाई होगी। अगर यहाँ पे उसकी डिटेल नहीं भरी गई, यहाँ पे भरी गई है, तो जिस राज्य की SIR से उसने डिटेल अपने रिश्तेदार की भरी, उसकी डिटेल की जो फोटोकॉपी है फ्रंट पेज की, और उसके जो फोटोकॉपी के फ्रंट पेज की, और जहाँ पे उसकी डिटेल है दोनों की कॉपी जो है वो उसमें लगेगी प्रपत्र के साथ में। वरना बाद में मांगेंगे वो, जब बाद में जो है वो उनको लगेगा कि ये झूठी है, क्योंकि वो तो अपने आप को सॉफ्टवेयर अपने आप वेरीफाई कर लेता है। अगर अब नहीं आप दोगे तो वो बाद में नोटिस आएगा आपके पास में, बाद में आपको देनी पड़ेगी। जैसा BLO कहे आपको उस हिसाब से देना। वो कह रहा है भाई अभी लगा दो तो अभी दे लो साहब, अभी ले लो, नहीं तो बाद में वो आपको फ़ोन करके आपको मांगेंगे भाई आप फलानी जगह पे आप जो आके इसको जमा करा जाएं, आपकी वेरीफाई नहीं हो रही। और अगर वो वेरीफाई नहीं हो रही तो उससे और भी कागज़ मांगे जा सकते हैं। कागज़ में उसके क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए वो 10वीं की या 12वीं की जो मार्कशीट मांगी जाएगी, उसका जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है उसका। अगर तब क्या हो, मान लो किसी की यहाँ भी नहीं है डिटेल, इसकी वोट तो बन गई लेकिन पिछले SIR में भी नहीं है, ना उनके माँ बाप की पिछले SIR में कोई, तब क्या करेगा वो? तब ये है कि उसे अपनी पर्सनल डिटेल देगा, और अपनी ना तो ये भरेगा वो, ना ये भरेगा वो खाली नीचे का कॉलम भर के वो दे देगा अपनी जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल संख्या, पिता का नाम वाम सब जो, क्योंकि मान लो किसी की नई वोट बनी है, पहले कभी उसकी बनी नहीं, गफलतबाजी में रही, नहीं बनवाई, तो इनकी संदिग्ध अवस्था में रहेगी। इनसे और भी कागज मांगे जाएंगे बाद में, और इनके पास नोटिस आएगा कि भैया अपने कागज पत्र लाके दो, जहाँ पे आप रह रहे हो राज्य में उसकी अपना जो भी जमीन जायदाद है उसके कागज पत्र मांगे जा सकते हैं, निवास स्थान का प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है, जो आधार है उसको आधार की कॉपी मांगी जा सकती है, और उसके आधार को भी वेरीफाई कराया जाएगा भाई कैसे बना है इसका आधार कार्ड। तो ये संदिग्ध अवस्था में रहने वाले वोटर हैं जो जिनके पास ये नहीं है डिटेल, ये डिटेल नहीं है, ये वाली डिटेल है, तो इनकी संदिग्ध वालों में डाली जाएगी बाद में, और उनकी गहनता से जांच करी जाएगी भाई ये फर्जी वोटर तो नहीं है जो यहाँ के कहीं बाहर के देशों से आके यहाँ बस गए हों और फर्जी तरीके से बांग्लादेश के हों या रोहिंग्या हैं, और वे जो है या और कोई भी है और किसी भी पाकिस्तान से आके यहाँ घुस गया, या कोई विदेशी है, या कोई गफुआ, या वाकई में ही सच्चा भाई भी हो सकता है, सच्चा हो सकता है। मेरे जानने वाले बहुत हैं जिन्होंने जो कभी वोट डालने नहीं जाते थे भैया उनके वोट कट गई है और हम उन्हें जानते हैं, वो यहीं के बाशिंदे हैं और उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं करी दोबारा वोट बनवाने की। तो ऐसे जो लोग हैं वो केवल नीचे की डिटेल जो है, मान लो उनकी वोटर लिस्ट में नाम एक बार बन गया तो उनकी SIR होगी तो वो नीचे वाले डिटेल ही भर पाएंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं डिटेल, कहाँ से भरेंगे भाई। तो ये जो है आपकी थोड़ी कसरत करने का काम है, दिमाग की कसरत भी होगी, आपकी भागदौड़ भी होगी, और कोई गाली भी देगा उस दौरान भाई मोदी का नाश जाए, अभी मोदी का कोई रोल थोड़ी है, ये तो चुनाव आयोग करा रही है, चुनाव आयोग की ड्यूटी है और संविधान में उनकी ड्यूटी दे रखी है। कुछ विपक्षी जो हैं इस समय पे वो बारूद लगाने के चक्कर में हैं, वो तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं। इस समय मैंने देखा कि जो विरोधी दल के लोग हैं उनके ना तो एजेंट जो जमीन पे काम कर रहे, वो इस मौके की ताक में है ज़्यादा से ज़्यादा वोट कट जाएं, और फिर बाद में हम इनका जो है सारों को इकट्ठा करेंगे, भाई थारी वोट काट दी रे तुमसे, तो क्योंकि तुम हमको हमारे कार्यकर्ता थे इसलिए तुम्हारी वोट काट दी, और देखो बहनों भाइयों, देखो चुनाव आयोग का उपयोग करके ये जो सरकार है
ये वोटों की चोरी कर रही है। वो इसी ताल में बैठे हुए हैं कि जैसे ये एसआईआर पूरी हो और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट कटने चाहिए, ताकि ये जो वोटर हैं ये जो है इनके लत्ते फाड़ दें, कपड़े फाड़ दें और इनके घर में घुस जाएं और आग लगा दें और ये पलीता लगा दें चुनाव आयोग पे जो है, या कर्मचारियों को कूट दें, पीट दें। वो इस मौके के तान में बैठे हुए हैं। तो भाई अब आपकी मर्जी, आप उनके चंगुल में फंसेंगे या अपनी कसरत करके अपने आप डिटेल भर लेंगे। भाई मौका बना हुआ है। अगर किसी भी बीएलओ ने आपके फार्म प्रपत्र जो हैं, ये इन्यूमरेशन होते हैं, गणना प्रपत्र बोलते हैं इनको, ये आप तक नहीं पहुंचा पाए या उनसे खो गए हैं या आपके आए नहीं, वो जैसे वो बोलते हैं, तो आपने क्या करना है कि ऑनलाइन भी भर जाते हैं। ये ऑनलाइन कैसे भरे जाएंगे? आप चुनाव आयोग की वेबसाइट में जाएंगे तो आप गूगल पे सबसे पहले लिखेंगे ऑनलाइन एसआईआर भरना, फॉर्म भरना। तो जैसे ही गूगल पर लिखेंगे तो वो उसमें उस वेबसाइट का नाम आ जाएगा चुनाव आयोग की, और आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले उसमें आपको करना क्या है कि जैसे आप खोलेंगे तो उसमें आएगी कि ऑनलाइन भरना है आपको। जब आप उसमें भरने के लिए आएगी तो सबसे पहले आपको जो आपकी इपिक संख्या है पहले वो डलेगी। इपिक संख्या डलने के बाद में पहले मोबाइल से फिर मोबाइल डलोगे। अगर इपिक संख्या पे आपने उस वेबसाइट पे आपने रजिस्टर्ड करा रखा है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन किसके माध्यम से होगा? मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो मोबाइल नंबर का ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही वो आपका वो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका ये मोबाइल है जिस पे आपने वो करिए, ये रजिस्टर्ड है? अगर नहीं है रजिस्टर्ड तो आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मतदाता सूची से। तो आप उस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के उसमें लिखी हुई आप उसको क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसमें डिटेल जो पूछी जाएगी वो आपको भर के वो आपका फिर ओटीपी बन के आएगा कि आपका रजिस्टर्ड हो गया, मैसेज आएगा। उसके बाद में आपका मोबाइल आपकी जो है मतदाता सूची से रजिस्टर्ड हो गया। उसके बाद में आधार संख्या जो है वो भी जो है रजिस्टर होगी उसमें। तो थोड़ा धैर्य से रखें, जैसे जैसे उसमें डिटेल पूछी जाएगी वो आपको भरी जाएगी। एक फॉर्म भरने में कम से कम आधा घंटे का समय लगेगा, धैर्य से आपको रखना पड़ेगा उसमें। जब ये फॉर्म भर जाएगा, जो भी डिटेल उसमें पूछी गई उसी में ही, जब आपको एसआईआर में ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, जैसे उसमें है तो उसमें आपका डिटेल के लिए जब वो आएगा भी आपकी जो एसआईआर की जो पिछली डिटेल है तो उसके लिए भी उसमें तुरंत वेबसाइट खुल जाती है। और उस वेबसाइट में आप अपने बूथ संख्या के हिसाब से, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और ज़िले के हिसाब से वो सारी आप सूचेंगे और वो ऑनलाइन उसमें सूची आ जाती है। तो आप उस सूची को क्लिक करेंगे तो अपने आप वो भरता चला जाता है, वो भरती चली जाएगी। और उसके बाद में सारी डिटेल जब भर जाएगी तो आपका वेरीफाई करेगा वो कि भाई सारी डिटेल भर के एक फॉर्म के रूप में आ जाएगी। और उसके बाद में आपके पास मैसेज आएगा, ओके का बटन दबाओगे, मैसेज आ जाएगा भाई आपकी डिटेल भर गई है। आप उसका जो है डिटेल को आप कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगी उसकी डिटेल की, अपने पास में सुरक्षित वो रख लेंगे। क्योंकि उसमें जो है आपकी जो एसआईआर की डिटेल है, मान लो नहीं उसमें आ रही तो आप उसको भी उसमें जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। पहले ही उसकी जो है आप फोटो को करके रखें, स्कैन करके अपने फ़ोटो भी, तो सारी डिटेल आपको उसमें भर देंगे। ऑनलाइन भरने में आसानी से वो भर जाता है, लेकिन थोड़ी माथापच्ची तो करनी होती है, क्योंकि ये काम आप नहीं करेंगे तो आपका जो वोट है वो कट जाएगा। इसके बाद में जब ये ऑनलाइन भी है, ये जाएगा उसी बीएलओ के पास में, और बीएलओ रोज़ाना वो देखते हैं, उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में उनके पास सारी डिटेल आ जाती है कि भाई ये आए हैं। फिर वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये भर गया, तो उसको वे ओके कर देते हैं। अगर वो ओके नहीं करते तो वो डिटेल जो कि त्यों वहीं डंप पड़ी रहती है, और उनकी गफलतबाजी से वो उनका जब वो लिस्ट आती है उसमें उसका नाम नहीं चढ़ता। लेकिन बाद में जब उसको वो चैलेंज कर सकता है कि साहब मैंने तो ऑनलाइन फॉर्म भरा था, तो जो उसने फॉर्म भरा था उसकी जो उसके पास जीरोक्स कॉपी है उसको लेके वो जब चैलेंज के लिए फार्म भरते हैं तो वो जो है अपना उसको चैलेंज कर सकता है कि मैंने तो भरा था, बीएलओ की गफलतबाजी से मेरी वोट कट गई तो इसके लिए मैं जिम्मेवार थोड़ी हूँ। तो आपकी सुनवाई होगी और वो उसकी वोट आपकी चढ़ जाएगी। बेहतर तो ये होगा आप ऑफलाइन ही भरें,
और अपना समय पे गणना प्रपत्र भर दें। अब जो है मैं जैसे ये मेरे बोर्ड पे है इसको मैं अगली वीडियो में भरना बताऊंगा और उसके प्रपत्र के बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो पहले ये मोटी मोटी बता दी। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आई हो, तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।